सब्सक्राइब करके ऐसी कहानियों से जुड़े रहो। दिल्ली के बाहर एक सुनसान इलाके में बना सूर्यकांत हॉस्पिटल बाहर से जितना बड़ा और चमकदार दिखता था, अंदर से उतना ही अजीब था। उसकी सफेद दीवारें दिन में साफ और सामान्य लगती थीं, लेकिन रात के अंधेरे में ऐसा लगता था जैसे दीवारों के भीतर कोई सांस ले रहा हो। वहां काम करने वाले पुराने कर्मचारी एक नियम हमेशा नए लोगों को बताते थे, रात के 2 बजे के बाद वार्ड नंबर 13 के पास मत जाना। लेकिन जब कोई कारण पूछता तो सबकी आंखें अचानक नीचे झुक जाती। कुछ कहते वहां अजीब आवाजें आती हैं, कुछ कहते वहां मरीजों की मशीनें अपने आप चालू हो जाती हैं, और कुछ लोग तो दावा करते थे कि उन्होंने रात के अंधेरे में एक औरत को सफेद कपड़ों में रोते देखा है। मगर सबसे डरावनी बात यह थी कि जो भी उस वार्ड की सच्चाई जानने की कोशिश करता, कुछ दिनों बाद या तो नौकरी छोड़ देता या फिर हमेशा के लिए गायब हो जाता। एक दिन उस अस्पताल में नया डॉक्टर आया। उसका नाम आरव था। वह बहुत ईमानदार और गरीब परिवार से आया हुआ लड़का था। बचपन में उसने अपनी मां को इलाज न मिलने के कारण खो दिया था, और उसी दिन उसने कसम खाई थी कि वह डॉक्टर बनेगा और गरीबों की मदद करेगा। उसकी आंखों में एक अलग ही दर्द छिपा रहता था, लेकिन चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। अस्पताल में आते ही उसे अजीब बातें सुनने को मिली। नर्सें आपस में फुसफुसाती थीं, कुछ डॉक्टर अचानक चुप हो जाते थे, लेकिन आरव को भूत प्रेत जैसी बातों पर कभी विश्वास नहीं था। उसने सोचा कि लोग बस डर फैलाते हैं। उसे क्या पता था कि कुछ दिनों बाद उसकी सोच हमेशा के लिए बदलने वाली थी। पहली ही रात उसकी ड्यूटी इमरजेंसी वार्ड में लगी। रात लगभग 2:30 बजे अचानक पूरे अस्पताल की बिजली कुछ सेकंड के लिए चली गई। बैकअप सिस्टम चालू हुआ, लेकिन उस छोटे से अंधेरे में आरव ने कुछ ऐसा देखा जिससे उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। वार्ड नंबर 13 के बाहर एक औरत खड़ी थी। उसके लंबे बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे और उसने मरीजों वाले कपड़े पहन रखे थे। उसका सिर नीचे झुका हुआ था। आरव ने सोचा शायद कोई मरीज है। उसने आवाज लगाई, सुनिए। लेकिन जैसे ही वह करीब गया, वह औरत धीरे धीरे पीछे मुड़ी। उसका चेहरा देखकर आरव का खून जम गया। उसकी आंखें पूरी काली थीं और गालों पर सूखे खून के निशान थे। आरव कुछ समझ पाता उससे पहले ही वह औरत अचानक गायब हो गई। उसके हाथ कांपने लगे थे। उसने पूरे अस्पताल में खोजा, लेकिन कोई नहीं मिला। सुबह जब उसने यह बात बाकी डॉक्टरों को बताई तो सबके चेहरे उतर गए। एक बूढ़ी नर्स जिसका नाम कमला था, अचानक कांपने लगी और बोली, तुमने उसे देख लिया, अब वह तुम्हें नहीं छोड़ेगी। यह सुनकर सब चुप हो गए, लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि वह कौन थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा अस्पताल कोई बहुत बड़ा राज छुपा रहा हो। अगले कुछ दिनों में अजीब घटनाएं बढ़ने लगीं। रात को मरीजों के मॉनिटर अपने आप बंद हो जाते, खाली कमरों से किसी औरत के रोने की आवाज आती, और अस्पताल के सीसीटीवी में एक सफेद साया दिखाई देता। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि कैमरे में वह साया हमेशा आरव के पीछे खड़ा दिखाई देता था। जब भी वह पीछे मुड़ता, वहां कोई नहीं होता। धीरे धीरे उसकी नींद गायब होने लगी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए। उसे महसूस होने लगा कि कोई हर समय उसे देख रहा है। एक रात कमला नर्स ने डरते हुए आरव को अस्पताल की पुरानी फाइलों वाला कमरा दिखाया। वहां धूल से भरी हजारों फाइलें थीं। उसने कांपते हाथों से एक पुरानी फाइल निकाली। उस पर लिखा था, मरीज मीरा। फाइल खोलते ही आरव के हाथ कांप गए। तस्वीर देखकर उसकी सांस रुक गई। वही चेहरा, वही औरत, वही काली आंखें। फाइल में लिखा था कि मीरा 5 साल पहले यहां भर्ती हुई थी, लेकिन उसके केस के बाकी पन्ने फटे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जानबूझकर सच्चाई मिटा दी हो। कमला की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मीरा कोई बुरी औरत नहीं थी, वह बहुत सीधी थी। उसके पति की मौत हो चुकी थी और उसका एक छोटा बेटा था, रोहन। वह गरीब थी,
लेकिन अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी। उसने कई दिनों तक खुद भूखा रहकर अपने बेटे का इलाज करवाया था, लेकिन उसका बेटा एक अजीब बीमारी से पीड़ित था। वह उसे लेकर इसी अस्पताल में आई थी। उसे उम्मीद थी कि यहाँ उसका बेटा बच जाएगा। यह कहते कहते कमला की आवाज फर्रा गई। आरव ध्यान से सुन रहा था। कमला ने कांपते हुए आगे कहा, लेकिन उस समय इस अस्पताल के कुछ लोग इंसान नहीं, हैवान थे। वे गरीब मरीजों पर चोरी छिपे दवाइयों और इलाज के खतरनाक प्रयोग करते थे। पैसे के लालच में उन्होंने मीरा और उसके बेटे को भी अपने जाल में फंसा लिया। मीरा को कुछ नहीं बताया गया। उसे कहा गया कि उसके बेटे का इलाज हो रहा है, लेकिन असल में उसके बेटे पर गलत दवाइयों का इस्तेमाल किया जा रहा था। कमला अब रो रही थी। एक रात रोहन की हालत बहुत खराब हो गई। मीरा डॉक्टरों के सामने हाथ जोड़कर रोती रही, मेरे बेटे को बचा लो, मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं जिंदगी भर तुम्हारे यहां काम करूंगी। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। वे लोग अपने गलत काम छुपाने में लगे थे। कुछ घंटों बाद रोहन मर गया। मीरा अपने बेटे की लाश से लिपटकर पागलों की तरह रोती रही। उसकी चीखें पूरे अस्पताल में गूंज रही थीं। लेकिन असली डरावनी बात उसके बाद शुरू हुई। कमला ने कांपते हुए कहा, मीरा अपने बेटे की मौत के बाद सबके खिलाफ पुलिस में जाने वाली थी। उसने सबूत इकट्ठा कर लिए थे, लेकिन उसी रात वह अचानक गायब हो गई। अस्पताल वालों ने कहा कि वह पागल हो गई थी और कहीं भाग गई, लेकिन मैंने अपनी आंखों से कुछ देखा था। कमला अचानक चुप हो गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसके होंठ कांप रहे थे। उसने धीरे से कहा, उस रात मैंने देखा था कि 4 लोग मीरा को घसीटते हुए वार्ड नंबर 13 के अंदर ले जा रहे थे, और उसके बाद वहां से ऐसी चीखें आई थीं जिन्हें सुनकर आज भी मैं सो नहीं पाती। कमला के शब्द खत्म होते ही कमरे में एक अजीब सन्नाटा छा गया। बाहर अचानक तेज हवा चलने लगी, जबकि अस्पताल की खिड़कियां पूरी तरह बंद थीं। पुरानी फाइलों के पन्ने अपने आप फड़फड़ाने लगे, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें पलट रहा हो। आरव के माथे पर पसीना आने लगा। उसने कमला से पूछा, क्या हुआ था? कमला कुछ सेकंड तक चुप रही। I can't. उसकी आंखें जैसे किसी पुराने डर को फिर से देख रही थी। उसने कांपती आवाज में कहा, मीरा को उस रात वार्ड नंबर 13 में ले जाया गया था। वहां अस्पताल का एक गुप्त कमरा था जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। उस कमरे का इस्तेमाल मरीजों के इलाज के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों की आवाज दबाने के लिए होता था जो अस्पताल की सच्चाई बाहर लाना चाहते थे। कमला ने गहरी सांस ली और आगे बोली, मीरा बहुत रो रही थी। वह बार बार हाथ जोड़कर कह रही थी, मुझे छोड़ दो, मेरा बच्चा चला गया है, प्लीज मुझे जाने दो, मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ। लेकिन वहां खड़े लोगों के चेहरों पर कोई दया नहीं थी। वे लोग उसे पागल घोषित करना चाहते थे, ताकि अगर कभी उसकी बात बाहर जाए तो कोई उस पर विश्वास न करे। उन्होंने उसे जबरदस्ती इंजेक्शन दिए। मीरा दर्द से तड़प रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उस कमरे में किसी का दिल नहीं पिघला। आरव के हाथ अपने आप मुट्ठी बन गए। उसे अपनी मां याद आने लगी, जिसने भी इलाज के लिए तड़पते हुए दम तोड़ा था। लेकिन अत्याचार यहीं खत्म नहीं हुआ। मीरा बार बार अपने बेटे रोहन का नाम लेकर रोती रही। उसने जमीन पर घुटनों के बल बैठकर कहा, मुझे छोड़ दो, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? मगर उनमें से एक आदमी हंसते हुए बोला, गरीबों की आवाज कोई नहीं सुनता। यह सुनकर मीरा टूट गई। उसके चेहरे से जैसे जिंदगी खत्म होने लगी। कुछ देर बाद उन्होंने उसे बेहोश कर दिया। लेकिन कमला ने बताया कि जब वह कमरे के बाहर खड़ी थी, तब भी अंदर से धीमी धीमी चीखें आती रहीं। ऐसी चीखें जो किसी इंसान की आत्मा तक को हिला दें।
2 दिन बाद अस्पताल ने घोषणा कर दी कि मीरा मानसिक संतुलन खोकर कहीं भाग गई। मामला वहीं दबा दिया गया। पुलिस को पैसे देकर चुप करा दिया गया। अखबारों में छोटी सी खबर छपी और फिर सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन कुछ दिनों बाद अस्पताल में अजीब घटनाएं शुरू हुईं। रात में वार्ड नंबर 13 से बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। पहले सबने सोचा किसी मरीज का बच्चा होगा, लेकिन वहां कोई बच्चा भर्ती ही नहीं था। कई डॉक्टरों ने कहा कि उन्हें सफेद कपड़ों में एक औरत दिखाई देती है, जिसके हाथों में एक छोटे बच्चे की टूटी हुई खिलौना कार होती थी। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। अचानक उसे याद आया कि पिछले कुछ दिनों से वह भी सपने में एक बच्चे को देख रहा था। वह बच्चा अंधेरे में खड़ा रहता था और धीरे से कहता था, माँ रो रही है, मेरी माँ को दर्द हो रहा है। हर बार सपना यहीं खत्म हो जाता था। अब आरव समझने लगा था कि यह सिर्फ सपना नहीं था, कुछ उससे संपर्क करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन क्यों? उसे ही क्यों चुना गया? उस रात आरव की ड्यूटी फिर देर तक चली। लगभग 2 बजे अस्पताल का पूरा गलियारा खाली था। अचानक उसे कहीं से बच्चे के हंसने की आवाज सुनाई दी। पहले धीमी, फिर थोड़ा तेज, फिर एकदम पास। उसकी सांसें रुकने लगी। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। गलियारे के आखिर में एक छोटा बच्चा खड़ा था। उसने मरीजों वाले कपड़े पहने हुए थे और हाथ में टूटी हुई खिलौना कार थी। उसका सिर नीचे झुका हुआ था। आरव धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वह पास पहुंचा, बच्चे ने धीरे से सिर ऊपर उठाया। आरव की आंखें डर से फैल गईं। बच्चे की आंखों से खून बह रहा था। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था और होंठों पर अजीब मुस्कान थी। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, मम्मी अकेली है। फिर उसने अपना छोटा हाथ उठाकर वार्ड नंबर 13 की तरफ इशारा किया। उसी पल गलियारे की सारी लाइटें एक साथ बंद हो गईं। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था और उस अंधेरे में किसी औरत के रोने की आवाज गूंजने लगी। आरव ने मोबाइल की टॉर्च जलाई और कांपते हुए वार्ड नंबर 13 की तरफ बढ़ा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, हवा ठंडी होती जा रही थी। वार्ड का दरवाजा आधा खुला था। उसने धीरे से उसे धक्का दिया। दरवाजा चर्रर की आवाज के साथ खुला। अंदर सब कुछ धूल से ढका था, लेकिन दीवारों पर अजीब खरोंचें बनी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अपने नाखूनों से दीवारें नोच दी हों। और उन खरोंचों के बीच एक वाक्य बार बार लिखा था, मेरा बच्चा मुझे वापस दो। अचानक कमरे के कोने से किसी के रोने की आवाज आई। आरव ने टॉर्च उस तरफ घुमाई। वहां एक औरत जमीन पर बैठी थी। उसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे। उसके कंधे लगातार कांप रहे थे। आरव धीरे धीरे उसके पास गया और बोला, मीरा। जैसे ही उसने यह नाम लिया, वह औरत अचानक रुक गई। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। फिर उसने बहुत धीरे धीरे अपना सिर ऊपर उठाना शुरू किया। मीरा। उसका चेहरा देखते ही आरव के हाथ से मोबाइल नीचे गिर गया। मीरा का चेहरा आधा जला हुआ था। आंखों से काला खून निकल रहा था और उसके होंठ फटे हुए थे। लेकिन सबसे डरावनी बात उसके चेहरे पर नहीं थी। उसके पीछे अंधेरे में 4 परछाइयां खड़ी थीं, बिल्कुल चुप, बिल्कुल स्थिर। और मीरा की टूटी हुई आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। उन्होंने मेरा बच्चा छीना था। अब मैं उनसे उनका सब कुछ छीनूंगी। मीरा की आवाज कमरे में गूंजने लगी और उसके पीछे खड़ी 4 परछाइयां धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। आरव डर से पीछे हट गया। अचानक कमरे की दीवारों पर जैसे पुरानी तस्वीरें चलने लगीं। वह कोई साधारण तस्वीरें नहीं थीं, बल्कि बीते समय की सच्ची घटनाएं थीं। आरव ने देखा कि वही 4 आदमी अस्पताल के बड़े अधिकारी थे। एक सीनियर डॉक्टर, एक मैनेजर, एक रिसर्च हेड और एक ट्रस्टी। उनके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में इंसानियत नहीं थी।
वे गरीब मरीजों को दवाइयों के नाम पर प्रयोग का हिस्सा बनाते थे। पैसे के लिए लोगों की जिंदगी उनके लिए सिर्फ कागज के नंबर थी। मीरा ने सिर्फ अपने बेटे का इलाज करवाने का सपना देखा था, लेकिन उसे धोखा मिला। दीवारों पर दिख रही तस्वीरों में मीरा अपने बेटे रोहन के साथ हंसती हुई दिखाई दी। उनका छोटा सा घर था, गरीबी थी, लेकिन उनके बीच बहुत प्यार था। रोहन अक्सर अपनी मां से कहता था, मम्मी जब मैं ठीक हो जाऊंगा ना तो आपको बड़ा घर दिलाऊंगा, और मीरा हंसते हुए उसे गले लगा लेती थी। उसके लिए पूरी दुनिया उसका बेटा था। उसने कई रातें भूखे रहकर बिताई थीं, ताकि रोहन के लिए दवा खरीद सके। उसने लोगों के घरों में काम किया, कपड़े धोए, बर्तन साफ किए, लेकिन कभी अपने बेटे की उम्मीद नहीं छोड़ी। फिर तस्वीरें अचानक बदलने लगीं। अब रोहन अस्पताल के बिस्तर पर था। वह कमजोर हो चुका था, लेकिन फिर भी मुस्कुरा रहा था। उसने मीरा का हाथ पकड़कर कहा था, मम्मी मैं ठीक हो जाऊंगा ना? मीरा ने अपने आंसू छुपाकर मुस्कुराते हुए कहा था, हाँ बेटा सब ठीक होगा। लेकिन उसी समय कमरे के बाहर कुछ लोग खड़े होकर उनकी मजबूरी पर हंस रहे थे। वे जानते थे कि इलाज नहीं बल्कि प्रयोग चल रहा था। उन्हें रोहन की जिंदगी नहीं, सिर्फ रिपोर्ट चाहिए थी। आरव की आंखों में आंसू आ गए। अचानक मीरा की आवाज फिर सुनाई दी, जब मेरा बच्चा मर गया तब मेरा दिल भी मर गया था, लेकिन उन्होंने मुझे मरने भी नहीं दिया। तभी दीवारों पर आखिरी रात का दृश्य दिखाई दिया। मीरा सबूत लेकर पुलिस के पास जाने वाली थी, लेकिन उससे पहले उन चारों ने उसे पकड़ लिया। उसे वार्ड नंबर 13 में घसीटा गया। उसने बहुत चीख कर मदद मांगी, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। उसे बार बार इंजेक्शन दिए गए। वह कमजोर होती गई। फिर उन लोगों ने फैसला किया कि अगर मीरा जिंदा रही तो सच बाहर आ जाएगा। इसीलिए उन्होंने उस गुप्त कमरे में उसका दम घोंट दिया। लेकिन मरने से पहले मीरा ने रोते हुए एक बात कही थी, मैं वापस आऊंगी और तुम्हें तुम्हारे किए की सजा दूंगी। उसके मरने के बाद उसकी लाश को अस्पताल की पुरानी दीवारों के पीछे छुपा दिया गया और मामला हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। तभी अचानक बड़ा राज सामने आया। मीरा ने धीरे से आरव की तरफ देखा और बोली, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। आरव हैरान रह गया। उसने कांपते हुए पूछा, मेरा? मीरा की आंखों से आंसुओं जैसा काला धुआं निकलने लगा। उसने कहा, तुम्हें पता भी नहीं कि तुम कौन हो। अचानक कमरे में तेज हवा चलने लगी और आरव के सामने उसकी बचपन की धुंधली यादें आने लगी। आरव ने देखा कि जब वह बहुत छोटा था तब उसकी मां भी इसी अस्पताल में लाई गई थी। उसकी मां भी गरीब थी। इलाज न मिलने की वजह से उसकी मौत हुई थी। लेकिन उससे पहले एक और सच था। आरव की मां और मीरा एक दूसरे को जानती थीं। जब मीरा को अस्पताल की सच्चाई पता चली थी, उसने अपने पास मौजूद कुछ सबूत चुपके से आरव की मां को दे दिए थे। लेकिन सच बाहर आने से पहले दोनों की जिंदगी बर्बाद हो गई। आरव की मां मर गई और मीरा भी खत्म कर दी गई। अब आरव समझ चुका था कि मीरा ने उसे क्यों चुना। वह बदला लेने के लिए किसी ऐसे इंसान को ढूंढ रही थी जो दर्द समझ सके। उसी समय अचानक अस्पताल में चीखें गूंजने लगी। वे चारों लोग जिन्होंने मीरा पर अत्याचार किया था उसी रात अस्पताल में मौजूद थे। एक एक करके लाइटें बंद होने लगी। सीसीटीवी स्क्रीन अपने आप चालू हुई। उनमें चारों लोग अलग अलग जगहों पर भागते दिखाई दे रहे थे और उनके पीछे वही सफेद साया चल रहा था। कुछ देर बाद अस्पताल के हर कोने से दर्दनाक चीखें आने लगी। सुबह जब पुलिस आई तो वे चारों अस्पताल के अलग अलग कमरों में मृत मिले। उनके चेहरों पर ऐसा डर था जैसे मरने से पहले उन्होंने नरक देख लिया हो। लेकिन उनके शरीर पर एक भी चोट का निशान नहीं था। सिर्फ उनके पास दीवारों पर खून से एक ही वाक्य लिखा था,
एक मां का दर्द कभी नहीं मरता। उस घटना के बाद सूर्यकांत हॉस्पिटल हमेशा के लिए बंद हो गया। सब्सक्राइब करके ऐसी कहानियों से जुड़े रहो।